हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं मेमान शाह आपको पढ़ा रही हूँ साइंस के अंदर क्या, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, अभी तक हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहली क्लासेस में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में, मतलब क्या जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरह से बायोलॉजी को वर्गीकृत किया गया है। बायोलॉजी में पढ़ते किसके बारे में, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीवित जंतुओं के बारे में, तो किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। क्या था हमारा पहला, सेल बायोलॉजी पार्ट 1। अब आज क्या पढ़ेंगे हम, सेल बायोलॉजी पार्ट 2, मतलब जो रिमेनिंग बचे हुए हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, आधारभूत इकाई है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब क्या, संरचना जो पूरी बॉडी की बनी होती है, किसी भी जीव की जो शरीर है, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो, सब किससे मिलके बने हुए हैं, तो कोशिका से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसी कोशिका को डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा कि सेल क्या होता है ना, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्लांट में किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्लांट सेल या पादप कोशिका। जंतुओं में किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या बोलते हैं इनको, जंतु कोशिका या एनिमल सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत हमने देखा था। इसके बाद हम देखे थे कि सेल क्या है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी देखी थी हमने, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई भी एक जो एग है, कोई भी एक जो अंडा होता है, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा कोशिका है। ठीक है, पूरा का पूरा सेल है। ठीक, सबसे छोटा कौन सा देखा, माइकोप्लाज्मा। साइज क्या है, 0.3 से 0.7 माइक्रोमीटर, है ना। इसके बाद हमने देखा सबसे लंबी कौन है, तो कौन सी है, नर्वस सेल, मतलब हमारे जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। फिर देखा कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, तो देखा क्लोरोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। अब आगे जो बचे हुए पोर्शन थे वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या, वैक्यूल। मैंने आपको पहले शॉर्ट में वैक्यूल के बारे में बताया है। वैक्यूल मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका या रसधानी। क्या बोलते हैं, रिक्तिका या रसधानी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन दे देगा, एनिमल सेल में, या फिर दूसरा प्लांट सेल में, या मेरिस्टेमेटिक सेल में, या अन्य सेल में। तो देखो, जो रिक्तिकाएं हैं वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, या इनका साइज बहुत बड़ा होता है। एक्सक्लूसिवली अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल है ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और कभी कभी ये एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही पौधों की सभी कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। पौधों के अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं, जो मैच्योर सेल हैं, परिपक्व जो कोशिकाएं हैं, उनमें ही पाई जाएंगी। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या, विभाज्योतक। पौधों के वे भाग जो बढ़ रहे हैं, पौधे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, लगातार उनमें क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन से संबंधित है, क्या बोलते हैं इनको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक, जो क्या करने के लिए बनी है, विभाजन करने के लिए बनी है। और यही पौधों की नई बॉडी, तना, पत्ती, फूल जो भी बनाती हैं। ठीक है, तो इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, आपको याद रखना है। पौधों की सभी कोशिकाओं में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। किसमें पाए जाएंगे, तो मैच्योर सेल्स में। ठीक है, जैसे पौधा है ये, ठीक है, इस पौधे का लगभग मतलब मैक्सिमम 90% तक पोषण कौन बनाता है भाई, क्या, यही वैक्यूल्स। सभी सेल में नहीं, लेकिन मैक्सिमम 90% तक इसका भाग बना सकता है। मतलब बहुत बड़ा पार्ट है किसका, पौधों की कोशिकाओं का। क्यों, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में क्या आ रहा है, एयर आ रहा है ना, वाटर भी आ रहा है। हम देखते हैं कि जाइलम क्या लेके आता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके लाता है और कहाँ पहुंचाता है, इन कोशिकाओं तक। वैसे ही भोजन आता है, कहाँ जाता है, इन कोशिकाओं तक। तो पौधे की ये जो रिक्तिकाएं हैं, ये क्या भरी होती हैं, या तो एयर से भरी होंगी या तो वाटर से भरी होंगी। इसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर। जब इसके अंदर वाटर भरा होगा तो क्या बोलेंगे इसी को, रसधानी। क्या बोलेंगे, रसधानी या सेल सेप। ये क्या है, कोशिका की रसधानी है। क्या बोलते हैं इसी को, सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल सेप। ठीक है, अब ये जो सेल सेप है ये सिंगल लेयर से घिरी होती है। मैंने बताया था आपको कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या कि उसके ऊपर क्या है, एक झिल्ली है या एक भित्ति है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा नहीं पाया जाता था। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी कहाँ? प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो ये रिक्तिकाएं हैं, रसधानी है, इनके ऊपर क्या पाया जाता है? ये एक भित्ति, ठीक है। कैसी है ये? सिंगल सेल, है ना। क्या है ये? सिंगल सेल भित्ति है। क्या बोले इसी को? टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं इसका? टोनोप्लास्ट। तो आपको याद रखना है टोनोप्लास्ट क्या है। जो ये रसधानियां है, जो वैक्यूल है, इसके ऊपर का जो कवरिंग है, क्या बोलते हैं इसी को? टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, क्या नाम है इसका? टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो कहाँ पाई जाएंगी? पौधों की परिपक्व कोशिकाओं में, ठीक। ये समझ आ गया आपको। अब वैक्यूल क्या काम करती है? अब जैसे एमीबा है, एमीबा भी क्या है? यूकैरियोटिक है, लेकिन कैसा है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा है मतलब एक कोशिकीय जीव है, स्वतंत्र रहता है। तो उसके अंदर भी एक वैक्यूल पाए जाते हैं। जब वो भोजन करता है और भोजन के करने के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करना है? उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा की कोशिका है। अब यहाँ पर क्या पिनोसाइटोसिस किया इसने, फैगोसाइटोसिस किया और क्या कर लिया? भोजन खा लिया। अब इसके साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा? तो उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे और क्या करना है? इसको शरीर से बाहर निकालना है। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे बनेगी एक रसधानी या रिक्तिका। यहाँ पे सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ हो जाएंगे? जाके इसमें जमा हो जाएंगे और धीरे 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 कहाँ आएंगे? ये बाउंड्री तक आएंगे और इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कौन कर रहा है यहाँ पे उत्सर्जन का काम? यही रिक्तिकाएं कर रही है। तो रिक्तिकाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं किसमें? एक कोशिका के अंदर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोस्केलेटन। अगर आपसे पूछा कि साइटोस्केलेटन बना होता है, किससे मिलकर बना होता है भाई साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन मतलब क्या? साइटो मतलब कोशिका, स्केलेटन मतलब क्या होता है? जो क्या दे? उसको आधारभूत संरचना दे, उसके लिए क्या बनाए? एक पूरा प्रोटेक्शन लेयर बनाए। क्या बोलते हैं इसी को? स्केलेटन, है ना। हमारे अंदर भी क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है। तो ये भी क्या है? कोशिका का कंकाल तंत्र। अब हमारे यहाँ जो कोशिका कंकाल तंत्र है हमारे शरीर में, किससे मिलकर बनी है? तो बनी है किससे? कैल्शियम की बनी बोन से। किससे मिलकर बनी है? हड्डियों से मिलकर बनी है। लेकिन जब सेल की बात करते हैं, सेल को भी क्या दे रहे हैं हम? स्पेसिफिक शेप दे रहे हैं। बोलते हैं कि सेल कैसे होता है? या तो इस तरह से अंडाकार होते हैं, या तो इस तरह से क्या होते हैं? पैलिसेड शेप होते हैं, या तो इस तरह से बिंबाकार होते हैं। तो कैसे बन रहा है इनका आकार? इसी किसे? माइक्रोफिलामेंट से और माइक्रोट्यूब्यूल से, जो क्या बनाते हैं मिलके? साइटोस्केलेटन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे? ऐसे ट्यूबुलर संरचनाएं हैं जो क्या करती हैं? कोशिका का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। बीच में मान लेते हैं क्या है? ये न्यूक्लियस है एक कोशिका के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? इस तरह से ट्यूब्यूल्स हैं और बाहर में क्या लगी हुई है? इस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है और ये ट्यूब्यूल्स है, ये भी एक तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जो कैसी होती हैं? मूवेबल होती हैं। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है एक्टिन से। किससे? एक्टिन प्रोटीन से। और ये किससे मिलकर बनी होती है? तो टिब्यूलिन प्रोटीन से। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और टिब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई संरचना है, जो कोशिका को एक स्पेसिफिक शेप देती है। तो आपसे पूछ दिया कि कोशिका का जो आकार है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? यही साइटोस्केलेटन। किससे मिलकर बना हुआ है? माइक्रोफिलामेंट से और माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बीच में कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं, इनके टुकड़े जो इस तरह से क्या करते हैं? यहाँ पे फैले होते हैं, जो कोशिका को एक प्रॉपर शेप देते हैं। हम जब भी बनाते हैं कोशिका, तो कैसे बनाते हैं? कोशिका कैसे भाई? राउंड है। अब राउंड अपने आप थोड़ी होता है कोई भी चीज, क्योंकि क्या है? कोशिका के ऊपर तो प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा भित्ति है तो कौन है ये प्लाज्मा भित्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? सेमी परमिएबल, है ना। कैसी होती है? मूवेबल होती है। वो ऐसे रिजिड नहीं है ना, कठोर नहीं है। तो कौन दे रहा है शेप? यही क्या? साइटोस्केलेटन। किससे बने हुए? माइक्रो फाइबर से, माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक सेल के अंदर एक और कोशिका अंग होता है, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोट्यूब्यूल। मैंने बता दिया है कि अगर सेल साइटोप्लाज्म है, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स भरे हुए हैं। और क्या भरे हुए हैं? माइक्रोफिलामेंट्स भरे हुए हैं। यही डिफरेंट डिफरेंट काम को करते हैं। तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, यही आगे जाके क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर। जब हम लोग देखेंगे आगे किसके बारे में? सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। किस तरह से सेल कोशिकाएं विभाजन करती हैं, तो वहां पर देखेंगे किसके बारे में? स्पिंडल फाइबर के बारे में। स्पिंडल फाइबर एक तरह की क्या है? फाइबर रेसे हैं, जो क्या करती हैं? ये डीएनए
डीएनए है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जब मेटाफेज में कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है, सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है, तो जब इनमें विभाजन होता है तो क्या होता है, यहाँ से ये टूटते हैं बीच से, ठीक है, ये बीच से टूटेंगे और ये इसका आधा पार्ट कहाँ चले जाएगा, इस तरफ, और इसका आधा पार्ट कहाँ चले जाएगा, इस तरफ, और वैसे ही ये कहाँ चले जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग तोड़ के दो अलग अलग ध्रुवों में लेके जा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको कोई प्रोडक्ट की जरूरत है जो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यही क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और डीएनए के सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करते हैं आपस में, ताकि क्या हो सके, गुणसूत्रों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है ना, क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, किससे मिलके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर किससे मिलके बने होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बना तो क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या है, ठीक है। सेंट्रोसोम इस तरह की एक संरचना है, ठीक है, किससे बनी हुई, माइक्रोट्यूब्यूल इसके ऊपर लगे होते हैं और इसके अंदर इस तरह से क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ है, हमारी कोशिका के अंदर, ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सेंट्रियोल भरा हुआ है। जब कोशिकाएं कहाँ जाएंगी, डिवीजन में जाएंगी, जब इनको क्या होना है, विभाजित होना है। तो भाई विभाजन के लिए क्या हम जानते हैं कि अगर अर्धसूत्री विभाजन है या समसूत्री विभाजन, आप मान लीजिए, समसूत्री विभाजन क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस। जितनी नंबर में क्या है, कोशिकाएं, सेल है, सेल के अंदर जितनी नंबर में डीएनए है ना, उतने ही क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे, जितने क्रोमोसोम है वही नेक्स्ट कोशिका में चले जाएंगे। तो मान लेते हैं कि क्या है ये, न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस, यानी कि क्या, केंद्रक, इसके अंदर मान लेते हैं कि हम इस तरह से 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, 4 क्रोमोसोम। अब क्या करना है, इसको करना है विभाजन, क्या करना है, विभाजन। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा रेप्लिकेशन। क्या होता है, रेप्लिकेशन, समझेंगे इसको हम बाद में किस तरह से रेप्लिकेशन होता है। जब रेप्लिकेशन होगा तो ये जो डीएनए है, ये क्या हो जाएंगे, इनका नंबर डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल, ये अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, द्विगुणित करेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, रेप्लिकेशन। अब ये जो न्यूक्लियस था, इसमें पहले कितने थे, 4 थे, बाद में रेप्लिकेशन के बाद कितने बन जाएंगे भाई, तो इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से 8 क्या बन जाएंगे, डीएनए, 8 क्रोमोसोम बन जाएंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है, क्या बन गए, 8। यहाँ पे क्या था, नंबर 4 था, अब क्या हो गया, 8 हो गया। कोशिका को क्या करना है, तो डिवीजन करना है। तो इस कोशिका में अब क्या करना है, हमको डिवीजन करना है, तो कैसे होगा, ये देखो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या था, 8 क्रोमोसोम थे और यहाँ पर क्या था, इस तरह से एक ये सेंट्रोसोम था, क्या था, सेंट्रोसोम प्रेजेंट था, इसके अंदर क्या थे, सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रोसोम ओपन होगा और सेंट्रियोल्स निकलेंगे और जाके इस न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के अंदर, केंद्रक के अंदर, केंद्रिका के अंदर क्या हो जाएंगे, 2 पोल्स में, पोल्स मतलब 2 ध्रुवों में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, ठीक है। अब 2 ध्रुवों में जैसे ये बटे, तो ये जो क्या थे, 8 डीएनए थे, 8 क्रोमोसोम थे, ये अलग अलग होके 4 4 करके कहाँ, दोनों ध्रुवों में इस तरह से क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। किसके कारण, इसी सेंट्रियोल्स के कारण। तो सेंट्रियोल्स क्या करता है, कोशिका विभाजन में पोलराइजेशन करता है, किसका, ये जेनेटिक मटेरियल का। अब क्या होगा, जैसे 2 भागों में बटे, अब यहाँ पे कौन है भाई, स्पिंडल फाइबर, देखे थे हमने, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइबर से बना हुआ। तो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, आधे आधे को, और क्या बना लेगा, इस तरह से एक संरचना, जहां पर इस तरह से क्या होंगे, 4 क्रोमेटिड्स ऐसे बने होंगे, और इस तरफ भी क्या होंगे, इस तरह से 4 क्रोमोसोम बने होंगे। और यहाँ पर क्या है, ये स्पिंडल फाइबर, क्या है, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रोसोम, ठीक है। क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। अब क्या होगा, बीच से ये ऐसे कटेगा, कौन, हमारा न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, और इस तरह से न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी क्या है, 4 क्रोमोसोम। और फिर बाद में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसके कोशिका द्रव्य विभाजन, और पूरा क्या बन गया, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई, जिसके अंदर फिर से क्या है, 4 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसी को, अर्धसूत्री विभाजन। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, यही पोलराइजेशन करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, किसका, यही क्रोमोसोम का, क्रोमैटिड्स का, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या देखा, क्या थे, स्पिंडल फाइबर थे, जो क्या करते थे, इनको ध्रुवों की तरफ खींचते थे, ठीक है। तो यही काम किसका आता है, इन सभी का, किसमें,
मियोसिस या माइटोसिस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला हमने देखा था किसमें था भाई, इस तरह से हमने बनाया था क्या, एक जीवाणु बैक्टीरिया, इसके ऊपर इस तरह से क्या लगे हुए थे, ऐसे सीलिया लगे हुए थे, और इसके एंड में क्या लगा हुआ था, इस तरह से एक फ्लैजिला लगा था, ठीक है, फ्लैजिला। ठीक है, ये फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट में। ये दिख रहा है आपको, सीलिया दिख रहा है। सीलिया क्या होते हैं, जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इस तरह से लगे होते हैं। अगर इसको हम लोग और डिटेल में देखें तो क्या है, इसके बीच नीचे क्या है, एक बेसल बॉडी बनी हुई है। इस बेसल बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया, जो इस तरह से मूवमेंट करते हैं। दिख रहा है आपको, ये ऐसे राउंड राउंड क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है। वैसे ही एक फ्लैजिला होता है बेसल बॉडी के ऊपर इस तरह से। ये फ्लैजिला बहुत साइज में लंबा होता है, और जैसे ये घूमता है तो क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट करेगी तो क्या करेगी, अगर उसके साथ पूरा का पूरा बॉडी भी उसका मूवमेंट होगा। तो मनुष्य के शरीर में केवल एक ही कोशिका है जो क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। वो क्या है भई? तो वो क्या है, स्पर्म सेल्स। क्या है? स्पर्म सेल्स, शुक्राणु, जो क्या करते हैं, खुद ही मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, फीमेल ऑर्गन तक पहुँचते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और सीलिया ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, वाटर करंट या जहाँ पर भी ये रह रहे हैं वहाँ पर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये उसमें जो गति है उसको बताता है कौन, ये फ्लैजिला, ठीक है। जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन हेल्प कर रहा है इसको, यही फ्लैजिला हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो सीलिया होती हैं, ये तो हमारी बॉडी की कई कोशिकाओं में भी सीलिया पाई जाती हैं। सिलिएटेड क्या बोलते हैं, सिलिएटेड बॉडीज, ठीक है, जो क्या करती है, सफाई में भी बहुत सारा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सीलिया क्या बोले, बैक एंड फ्रंट बीटिंग इस तरह से, और ये क्या है, प्रोपेलर लाइक मोशन। कैसे करता है ये, प्रोपेलर लाइक मोशन करता है, ऐसे घूमता है, और ये कैसे करता है, बैक और फ्रंट मूवमेंट, मतलब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सीलिया। ये क्या हो गया, फ्लैजिला, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो जीवाणु में पाया जाता है। मनुष्यों में कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्यों में स्पर्म सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यही स्पर्म सेल है। इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जो इसके मूवमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसके सहायता से क्या करते हैं, स्पर्म्स गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोसोम या फिर क्रोमोसोम। क्या नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्रोमोसोम क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, यही क्या है, क्रोमोसोम कहलाता है। लेकिन इससे पहले क्या होते हैं, इससे पहले ये क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होते हैं, और उससे पहले भी क्या होते हैं, ये डीएनए के फॉर्म में होते हैं। समझेंगे इसको हम लोग कि क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर या फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर हम बात करें किसकी, इनहेरिटेंस की या फिर आनुवांशिकी की, तो आनुवांशिकी की इकाई क्या है, आनुवांशिकी इकाई क्या है बोलते हैं, तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। और इस क्रोमोसोम का यूनिट क्या है, जब हम क्रोमोसोम के यूनिट की बात करें तो क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। डीएनए ही क्या है, क्रोमोसोम है। अब डीएनए की यूनिट क्या है, तो डीएनए की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और हमारे शरीर में जो मेन इकाई है, मूलभूत इकाई है अनुवांशिक करंट को लेके जाने की, वो क्या है, जीन है, ठीक है। तो जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये सब हम अभी समझेंगे। क्रोमोसोम को ही क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्यों, क्योंकि देखो इनमें सभी गुण हैं, जो ये फॉर्मूला या सूत्र के फॉर्म में लेके जा रहे हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक। जब वो दूसरी कोशिका में पहुंचेगी तो वो क्या होगा, फिर से वैसे ही क्या करेंगे, गुण को डेवलप करेंगे। देखिए जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है, मान लो ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो आधे जो कैरेक्टर्स होते हैं, आधे जो गुणसूत्र होते हैं वो पिता से आते हैं, और आधे गुणसूत्र माता से आते हैं। यानी कि मदर और फादर के हाफ हाफ क्रोमोसोम मिलके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, और उससे नई कोशिका या पूरे पूरे नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब क्या, मियोसिस, जिसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें जो 46th नंबर का क्रोमोसोम है, 45 46 मतलब 23rd पेयर है, क्या बोलते हैं इसी को, सेक्स क्रोमोसोम, लैंगिक गुणसूत्र, जिसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं एक्स या वाई वाले, फीमेल होगा या मेल होगी, ठीक है। तो लेकिन बाकी सब क्या है,
वेजिटेटिव यानी क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सोमैटिक। देखो हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 26 है, मतलब कितने, 23 जोड़ी, 23 पेयर, ठीक है। अब ये जो 23 पेयर में 23rd क्रोमोसोम है, ठीक है, 23rd जो पेयर है, यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या करता है, निर्धारण करता है किसका, लिंग का, कि क्या होगा, जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो या तो क्या होगी, फीमेल होगी, या तो क्या होगी, वो मेल, ठीक है। एक्स वाई है मतलब क्या, मेल, और एक्स एक्स है मतलब क्या, फीमेल। ये देखेंगे हम आगे। तो कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट्स से आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, प्रोजेनीज तक, मतलब माता पिता से कहाँ तक आ रहे हैं, संतानों तक। तो किस फॉर्म में आ रहे हैं, तो यही क्रोमोसोम के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। जब क्रोमोसोम को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस या नाभिक के बारे में। नाभिक को क्या बोलते हैं हम, कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसका जो मस्तिष्क है वो क्या है, हमारा केंद्रक है। ये क्या बताए हम, एक केंद्रक है, ठीक है। ये क्या है, हमारा केंद्रक। केंद्रक के ऊपर इस तरह से पोर पाए गए थे, बताई थी कि ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ छिद्र पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक छिद्र या क्या, न्यूक्लियोपोर, ठीक है। अब ये जो पोर है इसके अंदर कंडेंस फॉर्म में क्या है, इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ। अब ये जो संरचना बनाते हैं एक जगह इकट्ठा होकर, क्या कहलाता है, यही केंद्रिका, क्या कहलाता है, केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसी को, न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्रक क्या है, केंद्रिका क्या है। केंद्रक क्या है, कोशिका के अंदर जहां पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि एक झिल्ली से बंधे हुए हैं, क्या कहलाते हैं ये, केंद्रक या न्यूक्लियस। इस पूरे केंद्रक को ही क्या बोलते हैं हम, कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लिक फ्लूइड भरा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी क्या, नाभिकीय द्रव या केंद्रक द्रव, ठीक है। क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये भरा हुआ है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये क्रोमेटिन पदार्थ, क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ। इसी को क्या बोले, क्रोमेटिन मटेरियल। इतनी बात समझ आई आपको, ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। इतना समझ आया। अब जब इस कोशिका, इसके ऊपर क्या है भाई, इसके ऊपर पूरी की पूरी कोशिका है, ठीक है। ये अगर मैं बना दी, मान लो ये ब्लैक बोर्ड क्या है, एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट है, तो ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जो भाग है कंडेंस, जहां पर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियर फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये जो केंद्रिका है यही क्या है, हमारे अंदर जेनेटिक सब्सटेंस है। यही क्या करती है, गुणसूत्र है, मतलब क्या करती है, हमारे अंदर जो अनुवांशिक गुण है इसको एक कोशिका से लेकर दूसरी कोशिका तक लेकर जाती है, ठीक है। इसमें ही क्या भरा हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, सारी जानकारी भरी हुई है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे, स्पेशली किसको, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट को, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। अब इतना आप समझ गए, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। आपने देखा कि इस तरह से क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है, जो कहाँ है, एक न्यूक्लियोलस में है, केंद्रिका में है। अब क्या करना है, इस कोशिका को विभाजन करना है। अब विभाजन करना है मतलब क्या करना है भाई, नई कोशिका बनाना है, ठीक है। अब देखो हमारी बॉडी में अगर कई कोशिकाएं हैं, वेजिटेटिव सेल है, तो उनके पास जो नंबर ऑफ डीएनए है वही नंबर ऑफ डीएनए क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे। मतलब क्या होगा, अर्धसूत्री नहीं समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, माइटोसिस। जितने जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर है वही नई कोशिका में बनेंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब नई संतानें बनेंगी, नई प्रोजेनीज बनेंगी, तब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अब ये क्या है, क्रोमेटिड मटेरियल, ठीक है। क्या है, क्रोमेटिड मटेरियल। अब ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे। मान लो ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब क्या होंगे, ये कंडेंस होंगे और क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, किसमें, एम फेज में, किसमें, मेटाफेज में। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। तो क्या बनाते हैं ये, क्रोमोसोम। जब क्या करना है, इनको डिवीजन करना है, किसमें, माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि एम फेज, जहां पर क्या होता है, इनका डिवीजन होता है, ठीक है। अब इनको डिवीजन करना है। लेकिन ये क्रोमेटिन फाइबर बने किससे हैं, जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो कैसा होगा, देखो क्रोमेटिन फाइबर किससे मिलके बने हैं, ये हुआ क्या आपका, ये क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन ये बना किससे है, तो बना किससे है, डीएनए से। किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए से, ठीक है। ये इस तरह के क्या होते हैं,
डीएनए फाइबर होते हैं जो ऐसे मिल के क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। जब साथ में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्रोमेटिन फाइबर, लेकिन बने किससे हैं, तो ये डीएनए से बने। इतना समझ आया। अब डीएनए क्या है भाई, डीएनए क्या है, अनुवांशिकी। जब पढ़ते हैं हम लोग तो किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, डीएनए के फॉर्म में पढ़ते हैं। डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। जब बात की गई किस तरह की संरचना होती है कोशिका के अंदर, तो क्या किसकी होती है, क्रोमेटिन फाइबर की। किससे मिलके बने होते हैं ये, डीएनए से। लेकिन ये इकाई नहीं है, इकाई क्या होते हैं, जीन। अनुवांशिकी की इकाई क्या है, जीन। अब जीन क्या है, ये डीएनए के टुकड़े, क्या है ये, डीएनए के टुकड़े हैं जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को बताते हैं। तो जीन कोई लगा हुआ एक्स्ट्रा हमारे डीएनए में कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता। क्या होता है, ये डीएनए का ही एक भाग है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अनुवांशिकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी जानकारी है, किस तरह की, अगर आपके मॉम डैड से आपका फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरह के नाक आप में बनेंगे, किस तरह का आपका हेयर होगा, किस तरह का आपके आई का कलर होगा, ये सब कहाँ है, इस जीन्स में है। तो बोलते हैं ना कि भाई जेनेटिक कैरेक्टर अच्छा है इसका, जीन्स में ही है ये गुण। तो इसका मतलब क्या, कि जीन क्या है, अनुवांशिकता की इकाई है जो डीएनए का एक भाग होती है। ठीक है। अब डीएनए का जो मॉडल था किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने, वॉटसन एंड क्रिक। क्या बताया, डबल हेलिकल मॉडल। क्या बोले इसको, डबल हेलिकल मॉडल। मतलब एक डीएनए में इस तरह से क्या होते हैं, दो हेलिक्स होते हैं। ये दिख रहा है एक और ये दो, दोनों आपस में ऐसे बैंड होते हैं, गुथे हुए होते हैं, और क्या बनाते हैं, इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसे दिख रहा है, ये आपस में ऐसे गुथे हुए, इसलिए क्या बन रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यही जो गुथी हुई संरचना है, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, यही क्या बनाती है, इस तरह से बाद में क्रोमेटिन बनाती है। जब ये और कंडेंस हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, इस तरह से क्रोमेटिड्स बना देते हैं। ये किससे मिलके बना है, तो डीएनए से बना हुआ है, डबल हेलिकल इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये समझ आया आपको। ये दिख रहा है किससे मिलके बना हुआ है, पूरा का पूरा डीएनए से। अब डीएनए क्या है, तो डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए दो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, अब ये डीएनए भी किसी चीज से तो मिलके बनी होगी, है ना। तो किससे मिलके बनी होती है ये, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से। यानी कि नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को बैकबोन ऑफ डीएनए। इससे मिलके ही क्या बनते हैं, ये पूरे के पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अब कैसे बनेगा, ये दिख रहा है आपको, लेटर जैसा सीढ़ी नुमा संरचना। तो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पेंटोस शुगर। क्या है, पेंटोस शुगर। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या लगा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और बीच में क्या है, तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर है, नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजन जो बेस होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं। और इस तरफ भी क्या होगा, इस तरह से पेंटोस शर्करा का होगा, और ऊपर क्या लगे होंगे, इस तरह से फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो इसी से मिलके पूरा का पूरा डीएनए बना होता है। और इस तरह से एक डीएनए में इस तरह के 10 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। एक डीएनए की बात करें अगर, तो एक डीएनए का जो जीन है इसमें कितने हैं, 10 इस तरह से क्या लगे हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। और ये जो संरचना है लगभग कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर 34 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। एनएम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5 नैनोमीटर, है ना। तो ये क्या, इतनी लंबी क्या है संरचनाएं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा क्या, 3, क्या हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा, 3.4 इनके बीच का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए के एक हेलिकल में कितने न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, तो कितने लगे होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, बैकबोन है किसका, डीएनए का। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है, तो किससे मिलके बनता है ये, किससे मिलके बनता है ये, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर यानी कि पेंटोस शर्करा, साथ में क्या, नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा क्या साथ में, फॉस्फेट,
फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट के एक अणु से मिलकर क्या होता है, ये संरचना बनी होती है। ऐसे ही आपस में जुड़े होते हैं और 10 न्यूक्लियोटाइड मिला के क्या बनता है, एक हेलिकल बनता है। किसका, ये डीएनए का। डीएनए का जो एक टुकड़ा है किससे मिलकर बनता है, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पेंटोस शुगर मतलब क्या, पेंटोस शुगर ये क्या है, 5 कार्बन रिंग है ना, ये क्या है, पेंटोस शुगर। साथ में क्या लगा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और साथ में होते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेस। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ये बहुत ही एलिमेंट्री है, मतलब क्या, आपका आपका पूरा का पूरा डीएनए किससे मिलके बना है, ये हम देख रहे हैं। मॉलिक्यूल से मिलके बना है, किससे, नाइट्रोजन बेस से, शुगर से, फॉस्फेट से। यही आपस में जुड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सीढ़ीनुमा संरचना। और क्या बोल रहे हैं, इसी को हेलिकल, हेलिक्स ऑफ क्या, डीएनए। डीएनए के हेलिक्स कैसे होते हैं, इस तरह से मुड़े हुए होते हैं। मतलब पूरा का पूरा किससे बना है, यही शुगर, यही नाइट्रोजनस बेस, यही फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। और ये मिलके क्या बनाएंगे, इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे। और जब क्या होगा, बाद में जब इनमें डिवीजन होगा, जब ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे, विभाजन होंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, यही बनाएंगे क्या, क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे, इस तरह की संरचना, क्रोमोसोम। और सबका सब किससे मिलके बना है, तो यही डीएनए से मिलके बना है। और ये जो डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है, जो एक कैरेक्टर को बताता है, एक लक्षण को बताता है, क्या बोलते हैं इसी को, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हमारे शरीर में वंशागति की जो इकाई है वो क्या है, जीन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब ये क्या क्या होता है, तो दो तरह के होते हैं ये बेस पेयर। एक को बोलते हैं क्या, प्यूरीन, और दूसरे को बोलते हैं क्या, पायरीमिडीन। क्या बोलते हैं, प्यूरीन और पायरीमिडीन। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बनता है कि भाई नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं क्या हम लोग, प्यूरीन, दूसरे को बोलते हैं क्या, पायरीमिडीन। तो प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है, आग और कट। क्या याद रखना है, आग और कट। प्यूरीन मतलब आग, ए जी, ठीक है। और पायरीडिन मतलब क्या, कट, CUT। जब हम प्यूरीन की बात करेंगे मतलब क्या होगा, AG। और पायरीडिन की बात करेंगे मतलब क्या होगा, CUT, कट। ठीक, देखते हैं, ये देखो, एक क्या है यहाँ पर, प्यूरीन। क्या है, प्यूरीन। और दूसरा क्या है, पायरीमिडीन। हिंदी में भी यही बोलेंगे, प्यूरीन और पायरीमिडीन। ठीक है, तो प्यूरीन क्या है, आग है, A और G, ये दोनों किस में आते हैं, प्यूरीन में। और पायरीमिडीन क्या है, तो कट है, CUT। अब फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा, एडिनिन, है ना, एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन के बने हुए क्या है, बेस है, क्षार है, नाइट्रोजनस क्षार। क्या बोले, नाइट्रोजन युक्त क्षार। क्या लिख दिया यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो क्या क्या हुए भाई, एक तो क्या है, एडिनिन। क्या है, एडिनिन। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्वानिन। दूसरा क्या है, ग्वानिन। तीसरा क्या है, साइटोसिल। फिर क्या है, यूरेसिल। साइटोसिल, यूरेसिल, और क्या है ये, थाइमिन। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए के अंदर 5 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। और साथ में क्या पाया जाता है, तो पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा पाया जाता है, 5 कार्बन से बना हुआ शुगर है। और साथ में क्या पाए जाते हैं, तो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसको याद क्यों रखना है आपको, कि पूछ देगा कि प्यूरिन, इनमें आपको ऑप्शन दिया चारों, और पूछा कि प्यूरिन कौन सा है, तो याद रखना है सिर्फ आग, AG क्या है, प्यूरिन है, कट यानी CUT क्या है, पायरीमिडीन है। अब देखो हमारे अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है दो तरह के होते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम, डीएनए, दूसरे को क्या बोलते हैं हम, आरएनए। ठीक है, जब हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में क्या पाया जाएगा, AG, आग पाया जाएगा। और इसमें से क्या पाया जाएगा, तो CT पाया जाएगा। AG और CT दोनों किसमें पाया जाता है, डीएनए में। और आरएनए में क्या पाया जाता है, AG। और यहाँ पर C है, साइटोसिन तो है, लेकिन यहाँ पे थाइमीन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल, CU। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दिया कि डीएनए आरएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर में क्या पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन, तो क्या हो जाएगा, क्या पाया जाता है, तो ये तीनों तो पाए जाएंगे, लेकिन थाइमीन इसमें नहीं पाया जाता। और वही ऑप्शन दे दिया क्या, यूरेसिल, तो यूरेसिल पाया जाता है। तो जहां पर थाइमीन यूरेसिल से क्या हो जाए, उसका स्थानांतरण कर दे यूरेसिल, तो क्या हो जाएगा, वही इसी को बोलेंगे क्या, आरएनए। ठीक है, आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन की जगह। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या, अब ये जो आग है, A और G किससे जुड़ते हैं, प्यूरीन जुड़ते हैं पायरीमिडीन से। ठीक है, तो A और G आग किससे जुड़ेंगे,
कट से जुड़ेंगे। मान लो क्या, ए किससे जुड़ता है, हमेशा टी से जुड़ता है। एडेनिन जुड़ता है किससे, थाइमिन से, और ग्वानिन जुड़ता है किससे, साइटोसिल से। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा क्या बनता है, डबल बॉन्ड। क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, क्या बनता है, डबल बॉन्ड। आपसे पूछ दिया डबल बॉन्ड पाया जाता है किसके बीच, तो क्या बताएंगे आप, एडेनिन और थाइमिन के बीच, ठीक है। और जी और सी के बीच हमेशा क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बीच क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये हमको याद रखना है, ठीक है। आग और कट के बीच क्या है, ये ए और टी के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और जी और सी के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्वेश्चन बनता है कि जी और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है, ए टी के बीच या जी सी के बीच। तो ए और टी के बीच हमेशा, क्योंकि हमेशा प्यूरिन किससे जुड़ते हैं, पायरिमिडिन से। ए जुड़ेगा हमेशा किससे, टी से, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और जी जुड़ेगा किससे, हमेशा सी से, तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। तो क्या हो गया, हमारे पास डीएनए का जो मॉलिक्यूलर, हम कहाँ चले गए हैं, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले गए हैं कि बना किससे, किस सब्सटेंसेस से है। तो पेंटोस शुगर है, साथ में नाइट्रोजनस बेस पेयर है, और साथ में क्या है, बेस पेयर क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस, मैंने बताया यहाँ पर इस तरह संरचना बनाई थी। और क्या बताया, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल तो है, यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी है, लेकिन बीच में क्या है, दो नाइट्रोजन बेस पेयर है। आपस में क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस पेयर है। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। ये क्या है फिर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर ये मान लो क्या है, ए है और ये क्या है, टी, तो इसके बीच क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। ये अल्टरनेट होते हैं, अगर एक ए टी है तो उसके बाद क्या, एक ए और टी है तो उसके बाद क्या आएगा, दूसरा सी और जी। क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्वानिन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोसिन। तो इनके बीच क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंटोस शुगर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इस तरह से पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बना होता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से जुड़ा होता है ये ऐसे, फिर ये जुड़ा होगा इससे, फिर ये ऐसे जुड़ा होगा नेक्स्ट वाले से। ऐसे करके ये 10 के पूरे पूरे 10 स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, 10 यूनिट्स बनी होती है न्यूक्लियोटाइड की सीरीज। और इसी को क्या बोलते हैं, एक हेलिक्स किसका, डीएनए का। डीएनए के एक हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर लगे होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका साइज क्या है, तो हम क्या बताएं, 34 एंगस्ट्रॉम। अब क्या करें, 10 से इसको डिवाइड कर दिया तो जितना बचा वो क्या हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या है, इस दोनों बेस पेयर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा, हाँ, अब ये जो यही जो डीएनए है, ये क्या करता है, मिल के बनाता है। अब यहाँ पर ऐसे इस तरह से डीएनए बना, तो ये मैंने बना दिया डीएनए, यहाँ पे 10 ऐसे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब यही बाद में और कंसंट्रेट होंगे, जब क्या करना है, इसको डिवीजन करना है, और क्या बना देंगे, इस तरह से क्रोमोसोम। क्या बना देंगे, इस तरह से क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम बना है, ये भी किससे भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है किससे, डीएनए से। इस तरह से क्या है, डीएनए से भरा हुआ है। अगर आपके अंदर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, मतलब क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब क्या करना है, मियोसिस करना है, प्रोजेनीज बनेंगी, एग सेल बनेगा या स्पर्म्स बनेंगे। तो क्या होगा, कैरेक्टर को हमको क्या करना है, ये अगर फीमेल से हो गया एक क्रोमोसोम, दूसरा क्या हो गया, मेल से, यानी कि माता से और पिता से। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें क्या है, ये 2n नंबर है, मतलब क्या है, 46 के 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 46 के 46 में क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट किसकी बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा, अब दोनों में क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। अगर ये बनेगा एग और ये बनेगा स्पर्म, तो क्या हो जाता है यहाँ पे मियोसिस, और क्या हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड मतलब अभी तो क्या है, डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कितने हैं, 46। अब इसमें आए तो क्या बन जाएगा, 1n, यानी क्या, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। जब 23 इसमें आएगा, 23 इसमें आएगा, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो इसके आधे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर। और इसके भी आधे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बाद में एक एम्ब्रियो बना देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रूण, जो बाद में क्या बनाएगा, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। और नए जीव के अंदर भी क्या होता है, 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, पूरी संरचना है किसकी, क्रोमोसोम की। अब हम क्रोमोसोम को और डिटेल में देखें तो कैसे होता है, देखो, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे ये अलग अलग तरह के होते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो बीच में ये क्या है, इसका सेंटर है। इस सेंटर को बोलते हैं हम क्या, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं,
सेंट्रोमियर, अगर आप ऐसे बना दिए तो। लेकिन जहाँ पर ये क्रोमोसोम तो सिंगल है ना, ये क्रोमोसोम ऐसे क्या है? सिंगल है। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये क्या दिखा आपको? क्रोमोसोम। किससे मिलके बना है भाई? डीएनए से मिलके बना है। तो ये तो आपस में जुड़ रहे हैं, क्या कहलाया ये? सेंट्रोसोम। क्या कहलाया? सेंट्रोमियर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेंट्रोसोम है, यहाँ पर जहाँ पर जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं? स्पिंडल फाइबर। अब क्या होगा? दोनों आपस में अलग-अलग होंगे, मैंने बताया। बनने के समय क्या होता है? दोनों ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, दोनों अलग-अलग होते हैं और कौन काम आता है यहाँ पे? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर लगे होंगे इस तरह से, स्पिंडल फाइबर 2 ध्रुवों की तरफ, और क्या करेंगे? इसको यहाँ से हटाएँगे। क्या लगे होंगे? स्पिंडल फाइबर ध्रुवों की तरफ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्पिंडल फाइबर, जो क्या बना रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल, और क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है किसकी तरफ? परिधि की तरफ, ठीक है। 2 ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ। तो क्या बना दिया इसको? पोल, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रोसोम। क्या है ये? सेंट्रोसोम। और किससे मिलके बने हैं ये? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या करे? इसको खींच रहे हैं। तो जहां से ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होते हैं सेंटर से, क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। जब एक डायग्राम होता है क्रोमोसोम का, तो यहीं पर आपको दिखाई देता है क्या? सेंट्रोमियर, और यहीं पर दिखाई देता है काइनेटोकोर। समझ में नहीं आता कि काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर क्या है। तो सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोसोम है, वो क्या है? सेंटर वाला पार्ट है, और काइनेटोकोर वो वाला दोनों का सेंटर पोजीशन है जहां पर से ये स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ते हैं। तो यही क्या है? काइनेटोकोर, ठीक है। क्या है? काइनेटोकोर, ठीक। दोनों तरफ काइनेटोकोर होंगे। अब ये जो क्रोमोसोम है, अब ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या दिखा आपको? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? डीएनए भरा हुआ है, ठीक है। डीएनए भरा हुआ है। इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या है? तो ये क्या है? क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल भरा हुआ है। क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। इसके ऊपर एक लेयर है, कवरिंग है, क्या बोलते हैं इसको? पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। कवरिंग को क्या बोलेंगे हम? पेलिकल, ठीक है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? तो भरा हुआ है क्या? फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये 2 क्रोमेटिड्स है, ठीक है। इसमें ये क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बीच में जुड़ा हुआ है, तो क्या बोले इसको? सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद क्या हो, यहाँ पर दूसरा एक और क्या हो जाए इस तरह से कंस्ट्रक्शन, तो क्या बोलते हैं इसी को? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसी को? सैटेलाइट क्रोमोसोम। कैसे दिख रहा है भाई? सैटेलाइट क्रोमोसोम संरचना दिखाई दे रही है, तो क्या बोलते हैं इसी को? सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम। मनुष्य के शरीर में 23 पेयर क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? 23 पेयर क्रोमोसोम, जिसमें से 12वीं 13वीं, जिसमें से मनुष्य के शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम है, जिसमें से मनुष्य के शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम है, जिसमें से 13वीं 14वीं 15वीं 21वीं और 22वीं 13 14 15 21st एंड 22nd जो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं। मतलब इनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, ठीक है। ये दिखा आपको क्रोमोसोम की संरचना, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम में ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, क्रोमोमियर, इसी के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा होगा भाई? देखते हैं। देखो, एक अगर क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इसमें सेंट्रोमियर बीच में पाया जा रहा है, तो क्या बोले इसको? सेंट्रोसोम। क्या बोले? सेंट्रोसोम। वही क्या है? ये मिड सेंट्रिक है ना। और वैसे ही ये क्रोमोसोम का जो कंस्ट्रक्शन है, ये क्या पाया जाता? मेटासेंट्रिक। क्या बोले इसको? बीच में है, मतलब क्या? मेटासेंट्रिक, ठीक है। और यही क्या है? बीच से थोड़ा दूर है। बराबर दिख रहा है क्या? नहीं, थोड़ा क्या है? दूर है। तो क्या बोले इसको? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर यही क्या हो? एंड में हो कंस्ट्रक्शन,
क्या हो, एंड में कंस्ट्रिक्शन हो, तो क्या बोलेंगे इसको, टिलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, टिलोसेंट्रिक। और यही कहाँ हो, टॉप में हो, मतलब जहां से स्टार्ट होता है क्रोमोसोम उसके थोड़े नीचे, तो क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसेंट्रिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। एक को क्या बोले, बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा दूर है तो क्या सब मेटासेंट्रिक, एकदम एंड में है तो क्या बोले टिलोसेंट्रिक, और ऊपर में है तो क्या बोले इसको एक्रोसेंट्रिक। तो इस तरह से 4 टाइप के क्रोमोसोम हुए। मैंने आपको क्रोमोसोम पूरा बता दिया। बने किससे हैं, तो डीएनए से मिलकर बने हैं। डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बना है, पेंटोस सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस, यानी क्या पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट के अणु और साथ में नाइट्रोजन क्षार के जो जो क्षार है नाइट्रोजन उनके दो दो मतलब एक जोड़ी से मिलके बना होता है क्या, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड एक के ऊपर एक रखे होते हैं और 10 न्यूक्लियोटाइड एक साथ बनाते हैं एक हेलिक्स। हेलिक्स मतलब जो डीएनए इस तरह से मुड़ा होता है तो इसमें कितने पाए जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और ऐसे ही हेलिकल मॉडल से मिलके बना होता है पूरा का पूरा हमारा क्या, क्रोमेटिन फाइबर किससे मिलके बना होता है, इसी हेलिक्स से। और इसमें जो एक पूरा कैरेक्टर किसके लिए, पूरा एक जो सीक्वेंस है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर के लिए, तो क्या बोलेंगे उसी को जीन। क्या बोलेंगे उसी को, जीन। जीन क्या है, जीवों में अनुवांशिकता की इकाई है। क्या है, जेनेटिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या है, यही जीन है। जीन में ही सारी चीजें विद्यमान है जो आपको अलग अलग स्पेसिफिक शेप, साइज, कलर और डिफरेंट जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं वो देती हैं। ठीक है, तो ये जीन है और यही क्रोमोसोम मिलके क्या बना रहे हैं, जब क्या हो रहे हैं, ये बाद में विभाजित होते हैं तो क्या बनाते हैं, इस तरह से क्रोमेटिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड्स। इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और यही इसी में क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा ये डीएनए भरा हुआ है। स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर क्या होगा, नाभिकीय विभाजन होगा। क्या बोलेंगे इसी को, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब नाभिक, जहां भी न्यूक्लियस की बात करेंगे क्या शब्द यूज करेंगे, कैरियो। कैरियोकाइनेसिस मतलब नाभिक का विभाजन होगा, फिर 2 नाभिक बन जाएंगे एक ही कोशिका के अंदर। फिर साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब उसकी जो सेल है, सेल के अंदर जो सेल सैप भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसका विभाजन हो जाएगा और अलग अलग 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो यही क्या है, डीएनए। डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणसूत्र है हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स है कहाँ रखे हुए हैं, इसी डीएनए के अंदर, जीन के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में, डीएनए या जीन के फॉर्म में। मैंने आपको डीएनए बता दिया है, अगली क्लास में आपको आरएनए बताऊंगी। आरएनए डीएनए में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। वायरस में क्या पाया जाता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, हमारे अंदर क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, आरएनए से ही क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब हमारे अंदर आरएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स में और हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए किसकी बात करें, जो लैंगिक कोशिका है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, हमेशा डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसको। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।